तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 16 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले 15 क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले पाषाण काल के बारे में पढ़ा, उसके बाद सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़े, वैदिक काल पढ़ लिए, चौथा हम लोग है बौद्ध काल के बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े, पाँचवा जैन धर्म के बारे में पढ़े, छठा आपका शैव और भागवत धर्म के बारे में पढ़े, सातवां टॉपिक जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा और इसी में हम लोग महाजनपदों का उदय के बारे में पढ़े। आठवां टॉपिक आपका यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़े। नौवां टॉपिक जो है वो आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़े। और आज हम लोग 10वां नंबर टॉपिक यानी कि मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य काल के बाद जो है आपका मौर्योत्तर काल आता है, और हम सभी को पता है कि मौर्य काल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इतना बड़ा ये साम्राज्य फैलाया गया था, जिसको आगे बढ़ाया बिंदुसार, और उससे भी ज़्यादा प्रख्याति मिला अशोक के शासनकाल में। इतना बड़ा जो साम्राज्य था, तो अशोक के बाद फिर जो है ये साम्राज्य थोड़ा थोड़ा फिर डिक्लाइन होने लगता है। फिर मौर्योत्तर काल में जो इतना बड़ा जो साम्राज्य था वो कई छोटे छोटे राजवंशों में विभक्त हो जाता है। तो यहीं पे हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग घटना चक्र से संबंधित केवल जितना भी MCQ दिया हुआ है घटना चक्र के बुक में इन्हीं को सॉल्व करेंगे। इनका सब्जेक्टिव क्लास हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, हम लोग इसके बाद की चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, और मौर्योत्तर काल में भी आपको जो है वो कई सारे शासकों के बारे में या फिर कई सारे जो राजवंश है इनके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम लोग मगध के क्षेत्र की बात करें तो मगध में सबसे पहले आपका बृहद्रथ वंश शासन किया। बृहद्रथ वंश के बाद आपका जो है वो हर्यक वंश शासन करता है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश शासन करता है। शिशुनाग वंश के बाद जो है वो आपका नंद वंश शासन करता है। नंद वंश को रिप्लेस करके मौर्य वंश यहाँ पे शासन करता है। और मौर्य वंश का भी जो अंतिम शासक होता है, जो अंतिम शासक का नाम क्या है, तो नंद वंश में मौर्य वंश में तो वो है बृहद्रथ। और बृहद्रथ का ही एक सेनापति होता है जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो बृहद्रथ का ही हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग, और फिर वहाँ से शुंग वंश जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। तो मगध पे ही आपका मौर्य काल के बाद शुंग वंश आता है, और शुंग वंश के बाद हम लोग देखते हैं कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद जो है वो गुप्त काल या गुप्त वंश स्टार्ट होता है। तो मगध पे राज करने वाले इतने सारे वंश होते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं मगध के ऊपर ही राज करते हैं। इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब आपका मौर्य काल कंप्लीट हुआ, मतलब मौर्य काल का अंत हुआ, तो उसके बाद जो है वो आपका शुंग वंश का जो है ये स्थापना स्टार्ट होता है। और शुंग वंश के बारे में हम लोग देखें तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो मगध की गद्दी पे बैठता है, और वहाँ पे शुंग वंश की स्थापना कर देता है। और शुंग जो है ये मतलब कि पुष्यमित्र जो शुंग है वो ब्राह्मण जाति का था, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। और शुंग शासकों के समय में इसका जो राजधानी हुआ करता था वो आपका जो है विदिशा हुआ करता था, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी का चर्चा नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे MCQ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरी हम लोग कहीं और दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, दूसरे नंबर क्लास में। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी करवाए थे। तो अगर हम लोग देखिए तो भारत में एक ना शासक हुआ करता था स्ट्रैटो द्वितीय। तो स्ट्रैटो द्वितीय यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है स्ट्रैटो द्वितीय, इसी ने सिक्के जो है वो मतलब शीशे के सिक्के जारी करवाए थे। और ये जो है ये आपका हिंद यवन शासक था, और इस हिंद यवन शासक का जो है शासन लगभग 25 ईसा पूर्व से लेकर 10वीं ईस्वी तक माना जाता है। मतलब कि 25 BC से लेकर 10 AD तक इसका जो है शासनकाल माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रैटो द्वितीय जो कि हिंद यवन शासक होता है, इसी ने ही सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी करवाए थे, ठीक ना। हम लोग बात करते हैं कि भारत सबसे पहले जो सिक्के जारी हुए थे वो आपके एल्युमिनियम के हुए थे, जबकि अगर शीशे के सिक्के कौन जारी किया था तो हिंद यवन शासक स्ट्रैटो द्वितीय ने ये जारी करवाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित मिलते हैं। तो किसके सिक्के पर संकर्षण और वासुदेव का यहाँ पे अंकन मिलता है, तो है आपका अगाथो कलीज ये एक शासक होता है, और इस शासक के सिक्के पे संकनन और वासुदेव का जो है वो चित्र मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथो क्लीज के सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं,
जिन पर वासुदेव यानी कि कृष्ण और संकर्षण का चित्र मिलता है। तो अफगानिस्तान का एक प्लेस है, वहाँ पे नाम है उसका ए खानम, और ए खानम में वहाँ से सिक्का मिलता है, और वो सिक्का जो है वो राजा अगाथो क्लीज का रहता है, जिसके ऊपर कृष्ण भगवान का और संकर्षण का चित्र देखने को मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं रहा है। तो हम सभी जानते हैं कौन कौन एक दूसरे के समकालीन रहा है। तो देखिए बिम्बिसार, गौतम बुद्ध और जो आपका प्रसेनजीत है, ये सभी एक दूसरे के शासनकाल में ही रहते हैं, मतलब एक दूसरे के ये रहते हैं समकालीन। लेकिन अगर हम लोग मिलिंद की बात करें तो मिलिंद इसके समकालीन नहीं होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे इसको कि बिम्बिसार जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था, वह हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजीत जो है वो आपका कौशल महाजनपद का राजा था। तो बिम्बिसार जो है वो आपका हर्यक वंश का संस्थापक करता है, यही हर्यक वंश का। बिम्बिसार आता है हर्यक वंश में, जबकि बिंदुसार आता है मौर्य वंश में, याद रखिएगा। प्रसेनजीत की अगर बात करें तो प्रसेनजीत जो है वो आपका कौशल महाजनपद का राजा रहता है, वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि गौतम बुद्ध जो है वो गौतम बुद्ध 563 से लेकर 483 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का परिवर्तन किया। मिनांडर जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, तो मिनांडर को ही मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, ये वाला भी पॉइंट याद रखिएगा। तो मिनांडर जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पश्चिम भारत में इंडो ग्रीक राजा थे मिनांडर। इस प्रकार बिम्बिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत ये तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद की बात करें यानी कि मिनांडर की, तो वो गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं थे। और ये जो मिलिंद है यानी कि मिनांडर, वो जो है उत्तर पश्चिम भारत में इंडो ग्रीक राजा था। अच्छा, एक पॉइंट आप याद रखिए कि जैसे नंद वंश के समय भारत के ऊपर यूनानी आक्रमण होता है, ईरानी आक्रमण होता है, इसके बाद मौर्य काल स्टार्ट हो जाता है, तो मौर्य काल में किसी भी तरह का कोई भी आक्रमण नहीं होता है। फिर जैसे जैसे मौर्य काल जब मतलब कि डिक्लाइन करता है, तो फिर से आपका जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है वो आपका मतलब कि अस्थिर हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से जो है कई सारे विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पे जो है वो आक्रमण करते हैं। इसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का अगर क्रम देखें तो सबसे पहले आपका हिंद यूनानी, कौन, तो हिंद यूनानी आक्रमण करते हैं। हिंद यूनानी के बाद आपका शक लोग आक्रमण करते हैं, शक के बाद पल्लव लोग आक्रमण करते हैं, पल्लव के बाद जो है आपका कुषाण लोग आक्रमण करते हैं। तो हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, ये इनका क्रम है, ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो मिलिंद की बात कर रहे हैं, मिलिंद कौन है, तो देखिए, तो मिलिंद के बारे में याद रखिएगा। मिलिंद जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, और इसी को ही मिलिंद प्रश्न भी कहा जाता है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब हम लोग हिंद यूनानी की बात करते हैं ना, तो भारत पे आक्रमण करने वाले सबसे पहले लोग कौन है, हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। अब हम लोग देखिए जो आपका सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस निकेटर, तो हम लोग जानते हैं कि सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा स्थापित जो पश्चिमी एशिया तथा मध्य एशिया का जो विशाल साम्राज्य था, इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्य बनाए रखा। उसके बाद एंटियोकस द्वितीय आता है, वो शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप अनेक जो प्रांत स्वतंत्र हो गए। कहने का अर्थ क्या है वो देखिए, अगर हम लोग ये उत्तर भारत की बात करें, ये वाला भारत, तो यहाँ पे जब सिकंदर आया है तो सिकंदर इसको आगे नहीं बढ़ पाता है। हम लोग जानते हैं सिकंदर की सेना जो आगे बढ़ने से मना कर देती है, फिर सिकंदर जो है लौट जाता है। तो बाद में सिकंदर जो है जाने से पहले यहाँ पे गवर्नर बना देता है अपने कुछ व्यक्तियों को। एक है उनका एंटियोकस प्रथम, तो एंटियोकस प्रथम को यहाँ का वो बना देता है गवर्नर, और बोलता है कि यहाँ का तुम प्रशासन चलाओ। बाद में एंटियोकस प्रथम जो है यहाँ के शासन को चलाता है। फिर एंटियोकस प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी आता है एंटियोकस द्वितीय, और जब एंटियोकस द्वितीय जो आता है वो उतना ज़्यादा योग्य नहीं होता है और इस साम्राज्य को बेहतर तरीके से नहीं चला पाता है। बाद में इसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा विद्रोह होता है, एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में, प्रथम के शासनकाल में नहीं, ठीक ना। आगे देखो, अब देखो कि बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। तो एक इसी में क्षेत्र आता है आपका बैक्टीरिया मार्जियान वाला क्षेत्र हम लोग बोल रहे हैं ना, तो इसी में एक क्षेत्र आता है आपका बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था डियोडोटस प्रथम ने। किसने, तो डियोडोटस प्रथम ने। बाद में देखिए बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया था, जैसे कि डियोडोटस प्रथम, उसके बाद डियोडोटस द्वितीय, उसके बाद यूथिडेमस, उसके बाद आपका डेमीट्रियस, उसके बाद मिनांडर, उसके बाद यूक्रेटाइडस, उसके बाद एंटीआल्किडस, उसके बाद हर्मिक्स। इनमें से सबसे फेमस कौन बनता है, तो आपका मिलिंद यानी कि मिनांडर आता है, मिलिंद यानी कि मिनांडर।
तो ये जो आपका बैक्टीरिया में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था? तो आपका डियोडोटस प्रथम ने किया था। और डियोडोटस प्रथम जो है वो है आपका बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में शासन करता है। इसी में ही हम लोग देखते हैं एक और राजा बहुत फेमस है जिसका नाम है मिलिंद। तो मिलिंद के बारे में भी एक पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, भारत पे सबसे पहले आक्रमण जो है वो बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। तो हम लोग जानते हैं ईरानी आक्रमण हुआ था। ईरानी आक्रमण में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया का शासन हुआ था, मतलब आक्रमण हुआ था। और बैक्टीरिया में भी सबसे पहले किस व्यक्ति ने ये आक्रमण किया था? तो डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था, ठीक है। और देखिए इसने 190 ईस्वी में ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब तथा सिंध के जो बहुत बड़े भाग पे जो है वो कब्जा कर लेता है, यानी कि अधिकार कर लेता है। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई और इसे ही हिंद ईरानी या फिर बैक्टीरियाई ईरानी कहा जाता है। तो हिंद ईरानी लोग सबसे पहले आक्रमण करते हैं, जिसमें से बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले आक्रमण करता है। और बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस जो है वो आक्रमण करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, हिंद ईरानी जो शासक है, हिंद ईरानी शासक में अभी हम लोग देखिए कि आपका डेमेट्रियस आक्रमण किया। फिर हिंद ईरानी शासकों में एक और फेमस शासक है जिसका नाम है आपका मिनांडर। तो हिंद ईरानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात वो था आपका मिनांडर। और मिनांडर जो था इसकी राजधानी जो थी वो साकल, यानी कि आधुनिक सियालकोट, ये जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था साकल। आगे देखिए, मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। तो ये जो मिनांडर ये जो है वो नागसेन से जाकर बौद्ध धर्म का क्या लेता है? तो बौद्ध धर्म का शिक्षा लेता है नागसेन से, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको समझ पाना चाहिए। ये मिनांडर जो है वो बौद्ध धर्म से जाकर क्या लेता है? शिक्षा लेता है बौद्ध धर्म का। इसके बाद देखिए हम लोग मिनांडर के बारे में जानते हैं कि मिनांडर जो है मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर को ही एक पुस्तक के रूप में इसको लिख दिया गया है, जिस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो, या फिर इसी को बोलते हैं मिलिंद के प्रश्न, या फिर इसी को बोलते हैं मिलिंद प्रश्न। तो हम लोग जानते हैं कि मिनांडर जो है वो नागसेन से बौद्ध धर्म का शिक्षा लेता है। और मिनांडर के बहुत सारा प्रश्न रहता है उसके मन में, तो वो प्रश्न जो है वो नागसेन से पूछता है। तो मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर, इसके ऊपर एक किताब लिखा गया जिसको बोलते हैं मिलिंद पन्हो। क्या बोलते हैं? मिलिंद पन्हो, ठीक है। तो ये था आपका मिनांडर के बारे में, इतना कहानी आपको बता दी है ताकि आप मिनांडर से कन्फ्यूजन मत होइएगा। मिलिंद यानी कि मिनांडर जो है वो बौद्ध धर्म का शिक्षा लेता है नागसेन से, लेकिन फिर भी ये बौद्ध धर्म के यानी कि गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं होता, गौतम बुद्ध के बहुत बाद आता है ये, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखिएगा। जब हिंद ईरानी लोग आक्रमण करते हैं तो उसमें से सबसे पहले हिंद ईरानी में आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस से करता है। उसके बाद बैक्टीरिया के शासकों में से एक फेमस शासक मिनांडर रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। फिर इसी में आपको पता होना चाहिए कि हिंद ईरानी जो है यही लोग सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करते हैं। हिंद ईरानी शासक भारत के पहले शासक होते हैं जिन्होंने सिक्के जारी किए। और इनके बारे में निश्चित तौर पे कहा जाता था कि ये किन सिक्कों के राजाओं थे, मतलब कि ये किन किन राजाओं के हैं। तो इसका सिक्का इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट था। तो हिंद ईरानी शासक ही सबसे पहले भारत में सिक्के जारी करवाए हैं। और भारत में सबसे पहले हिंद ईरानियों ने ही सोने के सिक्के जारी करवाए थे, ठीक है ना। और हिंद ईरानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरान की प्राचीन कला चलाई थी जिसको बोलते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट, यानी कि हेलेनिस्टिक कला। फिर भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण मिलता है। तो जो आपका हेलेनिस्टिक कला है जो हिंद ईरानी का ही दिया हुआ है, वो हेलेनिस्टिक कला से ही आपका गंधार कला निकला है, जो कि गंधार यानी कि ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से निकलता है। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपका जो है भारत के यवन राज्य, यहाँ पे हम लोग पहले हिंद ईरानी आक्रमण किया तो हिंद ईरानी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। फिर हम लोग इसी तरह देखेंगे शक के बारे में, फिर कुषाण के बारे में देखेंगे, फिर पल्लव के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ऐसे करके आपको क्रम पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो अगर हम लोग काव्य शैली का प्राचीनतम अगर हम लोग नमूना देखें तो वो आपका काठियावाड़ के रुद्रदामन जो है वो अभिलेख से मिलते हैं। किससे? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से आपको देखने को मिलता है, ये रुद्रदामन अभिलेख से, ठीक है ना। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रुद्रदामन जो कि 130 से 150 ईस्वी यानी कि एडी का जो जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है वो गुजरात में मिलता है, गुजरात में गिरनार पहाड़ी में। तो रुद्रदामन जूनागढ़ जो अभिलेख है वो गुजरात के गिरनार पहाड़ी में मिलता है। और ये जो अभिलेख है, मतलब ये अभिलेख जो है वो आपका ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है और ये संस्कृत भाषा में है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है और इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम जो है नमूना मिलता है। तो जो आपका गुजरात के गिरनार पर्वत में जो मिला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और ये आपका जो है पोएम के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि कविता के रूप में लिखा हुआ है।
इसका जो लिपि है वो आपका ब्राह्मणी लिपि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। ये आपका 53 और 55 बीपीएससी में पूछा गया था 2011 में। यहाँ पे देखिए कि गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से गुजरात में मिलता है कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो आपका गुजरात के गिरनार पहाड़ी में मिलता है। और यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उस पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों यानी कि एडवर्टाइजमेंट का एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 जो है लेख भी मिलते हैं। यानी कि जो आपका गुजरात में जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है इसमें स्कंदगुप्त का भी जिक्र है, इसमें अशोक का भी जिक्र है और इसमें आपका रुद्रदामन जो शासक है इसका भी जिक्र है। ये तीनों का जिक्र इसमें मिलता है। यह विशुद्ध यानी कि पूरी तरीके से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था और ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ था और एक कविता के फॉर्म में लिखा था। इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में सुंदर प्रकाश डाला गया था, यानी कि रुद्रदामन के बारे में डिटेल से लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? तो हम सभी को पता है कि जो आपका सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का मतलब कि निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होना चाहिए ये अशोक ने करवाया था। हम सभी को पता है कि सुदर्शन जो झील है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अशोक करवाया था कि नहीं करवाया था, हल्का सा कन्फ्यूजन मेरे को हो रहा है, हल्का सा आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो फिर जो सुदर्शन झील है इसका ये देखिए, इसका जो है जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो वो देखिए वो करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार की थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पे बना था आपका सुदर्शन झील गुजरात में, और उसका जो निर्माण कौन किया था? तो वो किया था आपका पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। एक व्यक्ति है पुष्यगुप्त, तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा ये इसका निर्माण कराया गया था गुजरात में जो है सुदर्शन झील का। और ये किसके आदेश से हुआ था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से हुआ था। बाद में इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया जाता है? तो बाद में इसका जो जीर्णोद्धार यानी कि इसका रिनोवेशन करवाया जाता है जो है रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो कि आपका 68वां बीपीएससी 2022 में पूछा गया था कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? तो हम सभी को पता है कि जो आपका सुदर्शन झील है ये चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पे एक शासक होता है पुष्यगुप्त वैश्य, इसके द्वारा यह निर्माण कराया गया था। बाद में इसका जो है जीर्णोद्धार करवाता है रुद्रदामन प्रथम ने। किसने? तो रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है। और इसका जो उल्लेख हम लोग कहाँ से मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश बीईओ प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था 2019 में, और ये क्वेश्चन है कि कादर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के जो है वो प्रचलित किए थे? तो कादर्मक जो क्षत्रप है वो ताम्र में यानी कि तांबा धातु का जो है सिक्का चलाया था। यहाँ देखिए, कादर्मक वंशीय शासकों ने मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया था। प्रथम जो वर्ग है इसके अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को शामिल किया जाता है जो कि 6 रातवंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। अद्वितीय वर्ग के अंतर्गत प्रोटीन निर्मित सिक्कों को मतलब प्रोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कादर्मक शासक सस्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई थी। प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया है, इसका सही उत्तर आपका ताम्र होगा, क्योंकि कादर्मक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम जो है मुद्राएं चलवाई थी। तो दुर्लभ यानी कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कादर्मक क्षत्रपों की बात करते हैं तो वो आपका प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सिक्का चलवाता है, और फिर आपका रजत का बहुत ज़्यादा सिक्का चलवाता है, सोने का भी थोड़ा बहुत चलाता है, लेकिन सबसे कम जो है वो तांबा का चलाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ बताया जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हम लोग को जानते हैं कि भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले अगर हम लोग शासक की बात करें तो सबसे पहले हिंद यूनानी शासक आक्रमण करते हैं, उसके बाद शक आक्रमण करते हैं, उसके बाद पल्लव आक्रमण करते हैं, उसके बाद कुषाण आक्रमण करते हैं। हिंद यूनानी में भी हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले आपका डेमेट्रियस आक्रमण करता है,
हिंद यूनानी में। और डिमिट्रियस के बाद हिंद यूनानी का एक और शासक रहता है जो है मियांदर, कौन है, तो मिनांडर। तो मिनांडर के बारे में आप याद रखिएगा। मिनांडर जो है वो नागसेन से बौद्ध धर्म का शिक्षा लेता है। और मिनांडर और नागसेन के बीच में क्वेश्चन आंसर का एक लिखा हुआ बुक है जिसको बोलते हैं मिलिंद पन्नो या फिर मिलिंद प्रश्न इसको कहते हैं। यूनानी शासक ही जो है वो सबसे पहले सिक्के जारी करवाते हैं। और यूनानी शासक जो है वही आपका सोने के सिक्के जारी करवाते हैं। और यूनानी शासक जो है वही आपका हेलेनिस्टिक आर्ट भी चलाते हैं। और उसी हेलेनिस्टिक आर्ट का ही जो है वो एक गांधार कला इसका जो एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यूनानियों ने ही पर्दे का जो है प्रचलन आरंभ करवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये आपका जेपीसी 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन कि यूनानियों ने ही पर्दे प्रचलन का भी जो है पर्दे का जो है प्रचलन वो आरंभ करवाया था। और भारतीय नाटक कला के विकास में ये योगदान दिए थे महत्वपूर्ण। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था इसलिए इसको यवनिका कहा जाता था। तो पूछा गया था यवनिका किसको कहा जाता है, तो वो पर्दा को कहा जाता है। और ये आपका जेपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था हिंद यूनानी से। तो हिंद यूनानी के द्वारा जो है वो पर्दा का शुरुआत किया गया था और इसको पर्दा को यवनिका कहा जाता था। ठीक है, तो हिंद यूनानी वाला आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हिंद यूनानी के बाद जो है भारत में जो है वो कौन आक्रमण करता है, तो वो करता है शक। कौन करता है, शक करता है। और यूनानियों के बाद शक लोग जो है शक वो भारत आते हैं। और शकों की टोटल 5 जो शाखाएँ थी, कितनी, तो 5 शाखाएँ थी। और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में थी। 5 जो शाखा थी, एक शाखा की राजधानी मान के भारत का छोटा सा यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ऐसे करके जो है 5 क्षेत्रों में ये भारत और अफगानिस्तान में फैला हुआ था इनकी राजधानी। शकों की राजधानी टोटल कितना था, तो 5 वो था। यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि जो पहली शाखा थी ये शकों की, जो आपका पहली शाखा है शकों का, तो शकों की जो ये जो पहली शाखा थी शकों की, इसकी राजधानी जो हम लोग जानते हैं भारत और 5 शाखाओं की राजधानी जो भारत और अफगानिस्तान में थी। अगर हम लोग पहली शाखा की बात करें तो वो अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा जो अगर बात करें तो वो आपका पंजाब में था और जिसका राजधानी था तक्षशिला। तीसरी शाखा थी वो आपका मथुरा में था। चौथा शाखा आपका पश्चिमी भारत में था। और 5वां शाखा देखें तो आपका वो ऊपरी दक्कन वाले क्षेत्र में था। तो ये 5 गो शाखा बता दिए आपको। 5 शाखा में कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र था उन लोग देखे। पहली शाखा अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा पंजाब वाले क्षेत्र में, तीसरी शाखा मथुरा में, चौथी शाखा पश्चिमी भारत में और 5वीं शाखा जो है आपका दक्कन वाला क्षेत्र में था। आगे देखिए, प्रथम शक राजा की बात करें तो प्रथम शक राजा कौन होता है, तो वो होता है आपका कौन, तो वो होता है आपका मऊ। तो मऊ की बात करें तो मऊ जो है वो आपका प्रथम शक राजा होता है। तो मऊ जो है वो आपका प्रथम शक राजा रहता है। आगे देखिए, शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और ये चारागाह की खोज में भारत आए थे। शकों की बात करें तो ये कहाँ के थे, तो ये आपका मध्य एशिया के निवासी थे और ये लोग जो है चारागाह की खोज में आए थे। शकों का जो है पहला राजा कौन होता है, तो शकों का राजा जो है वो मऊ कहलाता था। कौन था, तो मऊ। आगे देखिए, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था। और जिसके बाद है जो वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। तो 58 ईस्वी की बात करते हैं जब आपका शक संवत स्टार्ट होता है। तो 58 ईस्वी में ही 58 ईस्वी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एडी की, ईसा पूर्व नहीं, सॉरी ईसा पूर्व यानी कि बीसी की बात कर रहे हैं। 58 बीसी में क्या होता है कि उज्जैन का एक स्थानीय राजा होता है, वो शकों को हरा देता है और उसको भगा देता है। और उसके बाद जो है वो हराने की खुशी में विक्रमादित्य का उपाधि धारण करता है। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में ही 58 ईसा पूर्व से ही एक नया संवत यानी कि विक्रम संवत जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और उसी समय से ही विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। तो हम लोग जानते हैं कि जब शकों को हराया तो स्थानीय राजा, उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराया। उसके बाद वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है 58 ईसा पूर्व में ही। उसके बाद 58 ईसा पूर्व से ही आपका एक नया संवत यानी कि विक्रम संवत स्टार्ट हो जाता है और विक्रमादित्य जो है एक फेमस टाइटल बन जाता है। आगे देखिए, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 को पहुंच गई है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। अब देखो, विक्रमादित्य का टाइटल इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि हम लोग प्राचीन भारत में टोटल 14 राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो विक्रमादित्य का उपाधि धारण करता है। जिनमें से आप देखते होंगे एक आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, वो गुप्त काल का राजा होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, और ये भी विक्रमादित्य का ही जो है वो धारण करता है क्या, तो उपाधि। यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, शकों की एक अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक जो शासन किया था। तो देखो, जो शाखा पश्चिम भारत में जो है वो आपने स्थापित किया था, तो पश्चिम भारत में कौन किया था, तो शकों की जो चौथी शाखा थी, शकों की जो 4th जो शाखा थी, चौथी नंबर की शाखा थी, ये पूरा भारत में बहुत लंबे समय तक शासन करता है। ठीक ना। आगे देखो,
गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार में यह शाखा काफ़ी प्रबलित, ये थी आपकी काफ़ी लंभावित थी, और भारी संख्या में जो चांदी के सिक्के जारी करवाए। तो इतना इतना मत याद कीजिए, कल याद रखिएगा ना कि शकों की 5 शाखा में से जो चौथी शाखा थी, जो इसका जो क्षेत्र था पश्चिमी भारत, ये बहुत लंबे समय तक शासन करती है। आगे देखिए, शकों पर प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम ने, तो ये जो रुद्रदामन प्रथम है, ये इस शकों को हराता है। तो शकों का सबसे सॉरी शकों का अगर हम लोग राजा की बात करें तो उसको बोलते हैं माऊ। उसके बाद शकों का सबसे फेमस राजा जो था वो था आपका रुद्रदामन। कौन था? तो रुद्रदामन था। तो शकों का सबसे प्रतापी राजा था वो था आपका रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से लेकर 150 ईस्वी में गुजरात के बड़े भाग में था। तो रुद्रदामन जो है गुजरात वाले क्षेत्र में ही करता है मतलब कि शासन, इसीलिए हम लोग रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख दिखते हैं वो आपका गुजरात के गिरनार पहाड़ी में दिखते हैं। तो शकों का जो सबसे फेमस सबसे प्रतापी राजा था वो था आपका रुद्रदामन। वहीं अगर हिंद यूनानी के सबसे पहले राजा की बात करें तो वो था आपका डेमेट्रियस, और सबसे अगर फेमस राजा की बात करें तो वो था आपका मिनांडर। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखिए, इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शन झील जो कि मौर्यों के द्वारा निर्माण किया गया था, इसका वो जीर्णोद्धार करवाता है। तो सिंपल याद रखिएगा कि शकों का राजा होता है फेमस राजा रुद्रदामन, और रुद्रदामन जो है जो सुदर्शन झील जो मौर्यों के द्वारा बनाया गया था, मौर्यों के द्वारा जो सुदर्शन झील बनवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर ही बनवाया गया था, तो उस सुदर्शन झील का ये जीर्णोद्धार करवाता है। ठीक ना, ये भी समझ में आ गया। आगे देखिए, रुद्रदामन का जो है वो संस्कृत प्रेमी बहुत ज़्यादा था रुद्रदामन, और उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख लिखवाया था, गिरनार अभिलेख। ठीक है, और इसके पहले सभी अभिलेख जो है वो प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन रुद्रदामन संस्कृत भाषा का प्रेमी था, इसलिए उसको संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाता है गिरनार का। और भारत पे शक राजा अपने को क्या कहते थे? तो अपने को क्षत्रप कहते थे। तो भारत पे जो शक राजा है वो अपने आप को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। तो हिंद यूनानी के बारे में हमको समझ में आ गया, शक के बारे में भी समझ में आ गया। 5 शाखा था, 5 शाखा में चौथी शाखा बहुत लंबे समय तक शासन किया, और इसके शकों के राजा को मऊ कहते थे। इसके अलावा एक और फेमस राजा है रुद्रदामन प्रथम, और रुद्रदामन प्रथम के बारे में 2-3 को पॉइंट याद हो गया है। फिर हम लोग जानते हैं कि शकों को हराने के कारण जो है एक उज्जैन के स्थानीय राजा ने विक्रमादित्य का स्थापना ये उपाधि लिया। उसके बाद जो है 58 ईसा पूर्व में ही विक्रम संवत के नाम से एक नया संवत चला दिया। तो हिंद यूनानी और आपका शक के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, समझ गए हिंद यूनानी और आपका शक के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा पल्लव की चर्चा कर लेते हैं। ये हम लोग यहीं पर जिक्र कर ले रहे हैं ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो अभी यहाँ पे पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगा देंगे, फिर हम लोग क्लियर हो जाएगा। तो अगर पल्लव की बात करें तो पल्लव के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद यानी कि शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य होगा। तो पहले हिंद यूनानी लोग शासन आक्रमण किए, हिंद यूनानी के बाद आते हैं आपके शक के बाद आते हैं आपके पल्लव, ये आक्रमण करते हैं, और पल्लव के बाद सबसे लास्ट में आते हैं आपके कुषाण। ठीक ना, अब देखिए हिंद यूनानी आके चले गए, शक भी चले गए। अब देखिए पल्लव, शकों की शाखा जो चौथी शाखा थी वहाँ पे रुकी रह गई। अब ये देखिए ये पार्थियन या फिर इसी को जो है वो पल्लव कहते हैं। पल्लव के बारे में याद रखिएगा कि पल्लव जो है वो कुषाण के मतलब कि शकों के बाद आते हैं। पल्लवों का एक फेमस राजा होता है, वो याद रखिएगा, पल्लवों का एक फेमस राजा रहता है जिसको बोलते हैं गोंडी फर्निस। तो जो आपका जो गोंडो फर्निस था, तो गोंडो फर्निस है ये जो आपका शकों का मतलब ये पल्लवों का एक फेमस राजा रहता है जिसका नाम है गोंडो फर्निस। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई जो धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आता है, और पार्थियाई लोग जो है मूल रूप से ईरान के निवासी होते हैं। तो गोंडो फर्निस के ही शासनकाल में ईसाई एक व्यक्ति रहता है जिनका नाम है सेंट टॉमस। तो ईसाई एक पादरी होता है सेंट टॉमस, और वो प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ आता है? तो वह भारत आता है। तो ये समझिए, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हम लोग जो है पल्लव के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा जिक्र हम लोग जो है वो कुषाण के बारे में पढ़ लेते हैं। कुषाण के बारे में हल्का सा इंपॉर्टेंट बात, कुषाण के बारे में देखते हैं कि पल्लव के बाद हम लोग कुषाण देखते हैं। पल्लव के बाद आया कुषाण, जो कि यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे पल्लव को। आगे देखिए, यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में से एक कबीला था कुषाण। तो देखिए पल्लव के बाद आते हैं कुषाण। कुषाण के बारे में हम लोग जानते हैं कि कुषाण को यूची या फिर तोखरी कहते हैं। यूची नाम का एक कबीला होता है जो कि 5 कुलों में बटा हुआ था, और उन्हीं 5 कुलों में से एक कुल था आपका कुषाण। और कुषाण वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो वो आपका संस्थापक होते हैं कुजुल कडफिसेस। पार्थियन या फिर पल्लव के फेमस राजा गोंडो फर्निस, और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस कौन है? तो आपके कुजुल कडफिसेस रहते हैं। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो आपका कनिष्क होता है। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस होता है, जबकि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो होता है वो कनिष्क होता है।
यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे बाद इसकी बात देखिए, इसकी राजधानी जो है वो पुरुषपुर या फिर पेशावर होती है। तो इसकी राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर होती है। उसके बाद देखिए कुषाणों की दूसरी राजधानी जो है वो मथुरा भी बनती है, दूसरी राजधानी। आगे देखिए कनिष्क जो है वो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और उसी समय एक संवंत चलाता है जिसको बोलते हैं शक संवंत कहलाता है। क्या कहलाता है? शक संवंत। तो शक संवंत कौन चलाया? तो कनिष्क चलाया। कब चलाया? तो 78 ईस्वी में चलाया। 78 ईस्वी में क्यों चलाया? क्योंकि वो उस समय ही गद्दी पर बैठता है। विक्रम संवंत कौन चलाया? तो शकों को हराने के कारण चलता है, जो कि स्थानीय राजा के द्वारा चलाया गया था, उज्जैन के स्थानीय राजा के द्वारा। आगे देखिए, अगर हम लोग देखें तो कनिष्क जो कि 78 ईस्वी में शक संवंत चलाता है, जिसे भारत सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है वर्तमान समय में शक संवंत को। इसके अलावा देखिए बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति होती है वो आपका कनिष्क के ही शासनकाल में होता है, कुंडलवन कश्मीर में होता है। और जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो है इसकी जो अध्यक्षता है वो वसुमित्र करता है, और इसका जो है आज ये विश्वामित्र जो है इसका जो है अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र करता है, जबकि अश्वघोष जो है वो उसका उपाध्यक्ष करता है, उपाध्यक्ष रहता है अश्वघोष। ठीक ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग एक पॉइंट जानते हैं कि कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म का ही एम्प्लॉई था, मान्य फॉलोवर था। तो कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म का जो हीनयान और महायान में दो संप्रदाय था ना, तो उसमें से ये महायान संप्रदाय का ये अनुयायी था। कौन? तो कनिष्क। इसके बाद देखते हैं चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रे जारी करवाए थे, और जिनकी शुद्ध मतलब की जो शुद्धता है वो आपका गुप्त काल के मुद्राओं से उत्कृष्ट है। तो कहने का मतलब है कि देखिए जैसे हम लोग हिंद ईरानी शासक पहले सबसे पहले सिक्का चलाए, सबसे पहले सिक्का कौन चलाया? हिंद ईरानी शासकों ने चलाया। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि आपका जो है ये शकों के द्वारा कुछ वो साका चलाए होंगे, सिक्का वगैरह चलाया गया। कुषाण के द्वारा भी सिक्का चलाया गया, और इसका जो क्वालिटी होता था वो गुप्त काल में जो गोल्ड करेंसी है उससे भी ज़्यादा ये उत्कृष्ट होता था। कुषाणों ने सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो है वो जारी करवाए थे। तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी करवाए? तो जो है वो कुषाण ने करवाए। और सबसे ज़्यादा मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के गुप्तों ने करवाए, लेकिन शुद्ध सोना कुषाणों ने चलाया। ठीक ना। सबसे पहले सिक्का हिंद ईरानी शासकों ने चलाया। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, कुषाणों ने उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी वो भी चलवाए थे। तो कुषाण जो है वो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में जो है तांबे के सिक्के भी चलवाते हैं। कनिष्क का एक राजवैद होता है जिसका नाम है चरक। कनिष्क का राजवेद होता है चरक, और बिंदुसार का राजवेद होता है जीवक, और कनिष्क का राजवेद होता है चरक। तो कनिष्क का जो राजवेद होता है चरक, वो आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में ही चरक संहिता लिखा था, जिसमें 8 गो भाग है और टोटल 120 गो चैप्टर है। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है चरक संहिता, जो कि कनिष्क का ही एक राजवेद हुआ करता था जिसने चरक संहिता लिखा था। आगे देखिए, महाविभास सूत्र के रचनाकार जो है वसुमित्र है। तो वसुमित्र जो है वो किसका रचना है? महाविभास जो सूत्र है ये किसका रचना है? तो ये वसुमित्र के है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाविभास को कहा जाता है, महाविभास सूत्र को कहा जाता है, जिसके रचना वसुमित्र होते हैं। कनिष्क के ही राजकवि होते हैं जिनका नाम है अश्वघोष। तो कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण यानी कि बुद्ध चरित्र की रचना की है। तो बहुत सारा है। तो कनिष्क का ही राजकवि होता है अश्वघोष, वो बौद्ध धर्म का जो है वो बुद्ध चरित्र लिखता है, बौद्धों का रामायण। वसुमित्र, पाशव, नागार्जुन, महाचेत, ये भी जो है वो और जो एक चीज़ आ रहा है संगरच भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। तो कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, इसके अलावा महाचेत, इनके अलावा आप देखिएगा तो और भी ये चरक, ये सभी इसके कनिष्क के विभूति थे। भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है, और नागार्जुन भी जो है वो कनिष्क के दरबार में रहता था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक यानी कि नागार्जुन की पुस्तक है जो है उसका नाम है माध्यमिक सूत्र। क्या नाम है? माध्यमिक सूत्र। और एक आपका महाविभास सूत्र भी है जो कि वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है, और एक आपका माध्यमिक सूत्र है जो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है, और इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क का अगर मृत्यु देखें तो वो आपका 102 ईस्वी में होता है, और उसके बाद कनिष्क जो है वो जो कुषाण वंश का अंतिम शासक की बात करें तो वो आपका वसुदेव होता है। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा आर्या उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। आगे देखिए, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में भी हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों की संग्रह
जो है अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। गांधार कला के लिए तक्षशिला जो है वो प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे पहले कुषाण थे, जो कि रेशम मार्ग के ऊपर जो है नियंत्रण करते हैं। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ जो है वो कनिष्क ने ही करवाया था। आगे देखिए, रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा, जो कि साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र बनाने वाला ये केंद्र था। कुषाण काल का सबसे विकास जो है वो कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास है वो आपका वास्तुकला के क्षेत्र में होता है, और इसी के काल में ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये था आपका भारत में जो यवन राज्य है, यानी कि सबसे पहले जो आक्रमण करने वाले हिंदू यूनानी के बारे में पढ़े, शक के बारे में जाने, पल्लव के बारे में जाने, कुषाण के बारे में जाने, सबके बारे में हम लोग डिटेल से एक करके जान गए। ये लुसेंट बुक में जितना कुछ आपका दिया हुआ था, ये सभी के बारे में हम लोग जो है डिटेल से जान गए। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले हिंदू यूनानी आक्रमण किया, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। हिंदू यूनानी में सबसे पहले शासक होता है आपका डिमेट्रियस, ठीक है ना। डिमेट्रियस के बाद एक और शासक फेमस होता है आपका मिनांडर। शकों में सबसे फेमस शासक होता है आपका रुद्रदामन, और शकों के राजा को ही हम लोग मऊ कहते हैं। उसके बाद देखते हैं पल्लव। पल्लव का जो फेमस राजा, पल्लव का जो है आपका फेमस राजा वो होता है आपका गोंडोफर्निस। इसके अलावा अगर हम लोग कुषाण की बात करें तो कुषाण का संस्थापक होते हैं कुजुल कडफिसस, और कुषाण वंश का सबसे जो शक्तिशाली शासक होता है वो होता है आपका कनिष्क, ठीक है ना। तो विम जो है वो आपका कुषाण से संबंधित है। आगे देखिए यहाँ पे ये केवल इसके बारे में बतलाया गया, डिटेल से नहीं बताया गया, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। सबसे पहले यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद जो है पल्लव। तो यूनानी सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण ना, उसके बाद पल्लव, उसके बाद सबसे लास्ट में कुषाण है। लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार ये ऐसा नहीं है। ये आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था 2023 में। सबसे पहले हिंद यूनानी आक्रमण किए, हिंद यूनानी के बाद आपका शक लोग आक्रमण किए, शक के बाद आपका पार्थियन या फिर पल्लव आक्रमण किए, पार्थियन या पल्लव के बाद जो है वो आपका कुषाण आक्रमण करता है। ये क्रम होगा, और ऑप्शन के अनुसार बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी करवाए। तो अभी आपको बताया गया था कि जो है उत्तर और जो आपका उत्तर पश्चिम वाला जो भारत वाला इलाका है, यहाँ पे आपका सर्वाधिक जो है तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी करवाए थे। इसके अलावा कुषाणों के बारे में जानते हैं हम लोग कि कुषाणों ने जो है वो जो है सोने के जो है सर्वाधिक सिक्के जारी करवाए, और वो भी शुद्ध सोने के। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी होता है, लेकिन शुद्ध सोने के सर्वाधिक सिक्के कुषाणों के शासनकाल में जो है वो होता है। आपका देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी कि हिंद एवं जो राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करने का श्रेय जो है कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण तथा ताम्र दोनों प्रकार के सिक्के चलवाए थे। सिक्कों को व्यापक पैमाने पर जो है प्रचलित किया था। इसके द्वारा ताम्र या फिर तांबा निर्मित सिक्के जो है वो उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में जो जारी करवाए गए थे। इसके अलावा शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा कुषाणों ने ही चलवाए थे, जबकि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो कि शुद्ध नहीं था वो गुप्तों ने चलवाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से जो है सोने के सिक्के चलवाए। तो वो था आपका कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी करवाए, और वो भी शुद्ध। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन जो है अंकन मिलता है। तो बुध का जो है किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है, तो वो हम सभी लोग जानते हैं कनिष्क के सिक्के का। और कनिष्क जो है वो आपका बौद्ध धर्म का जो है महायान संप्रदाय से जो कनिष्क जो जुड़ा रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के जो है वो सिक्के जारी करने का इसको श्रेय मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है सोने के सिक्के किसने जारी करवाए थे। तो हम लोग जानते हैं आपका जो है वो कुजुल कडफिसेस यानी कि जो कुषाण वंश के संस्थापक होते हैं, इसी ने करवाया था। इसका नाम कहीं कहीं पे विम भी मिलता है, तो विम से याद रखिएगा, विम कडफिसेस या फिर कुजुल कडफिसेस, ये जो है यही जो है जो आपका कुषाण वंश का संस्थापक होता है। अरे सॉरी कुजुल कडफिसेस ने यहाँ लग दिया हो भाई। कुजुल कडफिसेस जो है वो आपका कुषाण वंश का संस्थापक होता है। कनिष्क इसका जो है बहुत फेमस राजा होता है। यहाँ पे विम कडफिसेस दिया हुआ, विम कडफिसेस और जो कुजुल कडफिसेस दोनों अलग था क्या, कि एक था, हमको नहीं पता। प्रश्न विकल्पों में कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करवाए। देखो कुजुल कडफिसेस जो है वो कुषाण
वंश का जो है संस्थापक होता है। इसके अलावा यहाँ पे फेमस राजा आपका कनिष्क होता है। विम कडफिसेस भी शायद कुषाण वंश का ही शासक रहा होगा, ठीक है ना। विम कडफिसेस भी कुषाण वंश का ही शासक होगा और इसी ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करवाए। कुषाणों ने ही जारी करवाए थे और कुषाणों में भी सबसे पहले विम कडफिसेस ने जारी करवाए थे और कुषाणों ने ही शुद्ध सोने के सिक्के भी सर्वाधिक चलवाए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन नियमित रूप से उपयोग में किया था। तो हम लोग जानते हैं आपका कुषाणों ने किया था और कुषाणों में भी कौन, तो आपका विम कडफिसेस। अच्छा एक पॉइंट याद रखिएगा, विम कडफिसेस आपका अलग है और कुजुल कडफिसेस जो है वो आपका अलग है। कुजुल कडफिसेस के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसने कुषाण काल का जो है स्थापना किया था। कुषाण जो है कुषाणों का जो है संस्थापक यही था कुषाण वंश का। और जो आपका विम कुज जो आपका कडफिसेस है, तो विम कडफिसेस जो है वो आपका नियमित रूप से जो है वो सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाते हैं कुषाणों में। तो देखिए कुषाण वंशीय शासक विम किडफिसेस जो कि कनिष्क प्रथम का पिता था, इसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का जो है प्रचलन नियमित रूप से उपयोग के लिए किया था, जबकि कुडुल जो कडफिसेस है वो तांबे के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी करवाए थे। देखो कुजुल कडफिसेस जो है वो आपका कुषाण वंश का संस्थापक है और कुजुल कडफिसेस जो है वो तांबे का सिक्का जारी करवाता है। वहीं अगर हम लोग देखें तो एक और शासक आता है जिसका नाम है विम कडफिसेस, और जो आपका विम कडफिसेस है वो आपका कनिष्क प्रथम के पिता होते हैं और वो जो है वो सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्कों का जो है वो स्वर्ण जो है सिक्कों का वो प्रचलन नियमित रूप से करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो व्यापक पैमाने पे यानी कि सबसे अधिक बड़े पैमाने पे, तो मिनांडर तो आपका हिंद यूनानी हो जाता है, पुष्यमित्र सुंग तो आयुब ने किया है। विम कडफिसेस जो है आपका कुषाण वंश से संबंधित है। एक आपका विम कडफिसेस जो कि शुद्ध सोने के सिक्के नियमित रूप से जारी करवाता है। एक आपका कुजुल कडफिसेस जो कि कुषाण वंश का शासक होता है, संस्थापक होता है, और कुजुल कडफिसेस जो है वो आपका तांबे का सिक्का जारी करवाता है, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कुषाण शासकों के द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे बड़ा योगदान था। कुषाण शासक विम कडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के व्यापक पैमाने का जो है सर्वोच्च श्रेय दिया जाता है। तो कुषाण शासकों में हम लोग देखते हैं एक आपका कुजुल कडफिसेस जो कि संस्थापक होता है और ये तांबे के सिक्के जारी करवाता है। इसके अलावा एक और शासक है विम कडफिसेस जो कि कनिष्क प्रथम का पिता होता है और विम कडफिसेस जो है वो सबसे पहले नियमित रूप से शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाते हैं, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। तो एक सिक्का है यौधेय, तो ये यौधेय सिक्कों पर जो है वो कार्तिकेय भगवान का जो है अंकन देखने को मिलता है। तो ये यौधेयों का जो प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा वृत्त संहिता इत्यादि ग्रंथों में होता है। इनका साम्राज्य जो है वो आपका दक्षिण पूर्वी पंजाब के राजस्थान के बीच में था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। ये भी पूछा जाता है, बताइए। 81 ईस्वी में ही, तो 81 ईस्वी में हम लोग जानते हैं कनिष्क का मृत्यु होता है आपका 102 ईस्वी में कनिष्क का मृत्यु हो जाता है। तो और कनिष्क जो है कुषाण वंश का अंतिम शासक जो होता है वो आपका वासुदेव होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कनिष्क जो है वो कनिष्क के ही शासनकाल में ही जो है वो सारनाथ बौद्ध अभिलेख की जो तिथि है वो आपका 81 सन है। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की जो तिथि है वो आपका 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण यानी कि 78 राज्यारोहण करवाया गया था तीसरे वर्ष यानी कि 78 ईस्वी में किया गया था। तो सारनाथ में स्थापित किया गया था। तो कनिष्क जो है ये जो हम लोग जो सारनाथ बौद्ध अभिलेख की बात करती है तो ये लाया गया था मथुरा से लाकर सारनाथ में स्थापित किया गया था। मथुरा से सारनाथ लाया गया था किसको, तो हम लोग बात कर रहे हैं सारनाथ अभिलेख की। 81 ईस्वी में इसका जो डेट देखने को मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन हुआ था, हम लोग जानते हैं 78 AD में, और यहीं से जो आपका है शक संवत स्टार्ट होता है इसका गद्दी पे बैठने के समय से, और इसको भारत सरकार भी यूज करता है। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने वाले 1913-1960 ईस्वी में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए थे। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति से 78 ईस्वी में ही जो है पक्ष बनता है और इसी समय से ही शक संवत जो है प्रारंभ माना जाता है और भारतीय सरकार भी इसको जो है शक संवत को जो है वो अपनाया हुआ है। शक संवत का प्रारंभ कब होता है, तो हम लोग जानते हैं 78 ईस्वी में ही। ये आपका यूपी PCS में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, यूपी RO ARO में भी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए,
एक चीज़ देखिए कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर देखने को मिलता है। तो हम लोग जानते हैं विक्रम संवत जो है वो आपका आपका 58 ईसा पूर्व में यानी कि 58 BC में स्टार्ट होता है, और जो आपका शक संवत है वो आपका 78 AD में स्टार्ट होता है। तो AD और BC वाला बताए थे ना, यानी कि BC यानी कि 58 साल पहले और इधर 78 साल बाद। तो 58 8 16 हाथ में 1 हो जाएगा, 7 5 12 और 1 इधर 13, यानी कि 136 हो जाएगा। तो 136 साल 58 साल पहले और 78 साल बाद में, यानी कि 136, लगभग लगभग मान लीजिए ना 135, ये मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से या आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से एक के तदनुसार है। यह सब बहुत कन्फ्यूजन है, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो हम सभी को पता है आपका 78 ईस्वी से स्टार्ट होता है। शक संवत आपका जो है 58 ईस्वी से स्टार्ट होता है, 58 शक संवत, और विक्रम संवत अलग है। शक संवत जो है वो शकों को हराने के बाद होता है, शक संवत स्टार्ट, सॉरी विक्रम संवत जो है वो आपका शकों के ऊपर विजय पाने के उपलक्ष्य में ही 58 BC में ही जो है उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने विक्रम संवत की स्थापना की थी। तो विक्रम संवत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो विक्रम संवत, तो विक्रम संवत आपका 58 BC हो जाएगा, 58 BC। और शक संवत कब स्टार्ट हुआ था? तो आपका 78 ईस्वी में, ठीक है ना। यहाँ पे 2 डेट दिया जाता है, एक आपका है कहीं कहीं 57 मिलता है, कहीं कहीं 58 मिलता है, लेकिन आप ज़्यादा 58 की तरफ ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो दिसंबर मतलब यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में, दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। अगर हम लोग देखें तो शक संवत जो है वो आपका 78 AD में चल रहा है। अगर हम लोग विक्रम संवत की बात करें तो आपका 58 साल पहले चल रहा है, ठीक है ना, ऐसा याद रखिएगा। अगर हम लोग शक संवत की बात करें तो आज से 2 साल बाद की बात करेंगे तो आपका उसमें से इतना घटा देना होगा ना, चलो ठीक है, ये ऐसा होता है। देखो अगर हम लोग निकाले, अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग शक संवत की बात करें कि शक संवत कितना है, तो शक संवत देखेंगे तो शक संवत जो है वो आपका 78 साल आगे देखेंगे, 78 साल आगे। तो अभी चल रहा है हम लोग का जैसे 2025 में 78 हम लोग जोड़ देंगे तो जो भी डेट आएगा निकल के, जैसे कि ये 8 और 2 इधर 2 10 और 3 13 हाथ में 1, 7 2 9 और 1 आपका 10 हाथ में 1 2 और इधर यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो ये 2103 जो आएगा ना डेट, तो ये आपका शक संवत निकलेगा, ठीक है ना। 78 साल जोड़ देंगे। अगर हम लोग विक्रम संवत निकालना है तो जिसमें उसमें हम लोग को जो भी वर्तमान में समय चल रहा है उसको उतना घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कि कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना सही उत्तर दें। देखो जब हम लोग कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क के शासनकाल में बहुत सारे विभूति होते हैं, जैसे कि वसुमित्र हो गया, पार्श्व हो गया, नागार्जुन हो गया, महाचेत हो गया, संघरक्ष हो गया, ये सभी थे। इसके अलावा हम लोग देखें तो चरक था, ये सभी भी था। तो वसुदेव तो था ही, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जहाँ जहाँ वो देख लीजिए, ये इसमें ऑप्शन नहीं है, ये आपका 2 और 3 हो जाएगा। कालिदास तो भैया नहीं था। अश्वघोष और जो वसुदेव है ये आपका कहीं ना कहीं कनिष्क के ही शासनकाल में था, कंबन और कालिदास नहीं था। तो अश्वघोष को भी याद कर लीजिएगा। तो ये सभी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ, अश्वघोष भी था। अश्वघोष जो था वो कनिष्क के राजकवि था अश्वघोष, जिसने बौद्धों का रामायण लिखा था बुद्धचरित, ठीक है। तो अश्वघोष जो था वो कनिष्क का राजकवि था और इसी ने ही बौद्धों का रामायण बुद्धचरित लिखा था। वसुमित्र जो था वो यहीं पे जो है इसी का ही विभूति था, जो कि विश्व जो है वसुमित्र जो है वो आपका महाविभास सूत्र के रचनाकार होते हैं। तो वसुमित्र ने महाविभास जो है वो सूत्र लिखा था, 1 और 2। आगे देखो इसके एक्सप्लेनेशन कि अश्वघोष जो है वो कनिष्क के राज्य कवि थे, जिन्होंने क्या लिखा था, तो जिन्होंने जो है वो बुद्धचरित लिखा था, यानी कि बौद्धों का रामायण। इसके बाद अगर वसुमित्र की बात करें तो वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी, किसी ने, तो वसुमित्र ने किया था। और वसुमित्र के बारे में एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि वसुमित्र जो है वो चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष भी यही करता है, वसुमित्र। और एक जो है ये वसुमित्र के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसको बोलते हैं महाविभास सूत्र,
ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखिए तो हम लोग कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास जो है वो गुप्त काल में होते हैं, जबकि कंबन जो है वो कनिष्क के समकालीन नहीं थे, ठीक ना। तो कालिदास गुप्त काल का रहता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि अश्वघोष किसका समकालीन था। तो हम सभी को पता है अश्वघोष जो है वो कनिष्क का राजकवि था। ये आपका यूपी पीसीएस में और उत्तराखंड में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। तो अश्वघोष था, नागार्जुन था, चरक था। इसके अलावा देखिएगा तो आप देखिएगा तो अश्वघोष, चरक, नागार्जुन। इसके अलावा देखिएगा तो आपका वासुदेव भी था। इसके अलावा वासुदेव के अलावा देखिएगा तो आप देखिएगा तो पाइएगा अश्वघोष, वासुदेव के ना, वासुदेव नहीं मतलब वासुमित्र था। वासुमित्र के अलावा था आपका पार्श्व के अलावा था आपका संगरक्ष। ये सभी जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे, पतंजलि नहीं था। और ये सब क्वेश्चन पूछता है जीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार में रहते थे, जबकि पतंजलि जो है वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी जो नामक एक महाभाष्य की रचना की थी, और महर्षि पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के जो है वो पुरोहित रहते हैं। तो जब हम लोग शुंग वंश की बात करेंगे ना, शुंग डायनेस्टी के, तो शुंग जन डायनेस्टी में ही जो है वो आपका एक उसका राज दरबार में रहता है। जो कौन रहता है तो वो रहता है आपका पुष्यमित्र, मतलब ये पतंजलि रहता है। देखिए पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी, वो ब्राह्मण जाति का था, और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी जो है विदिशा में स्थापित की थी। इंडो यूनानी शासक जो मिनांडर जो है वो पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। तो मिनांडर ने पुष्यमित्र शुंग को हराया था, नहीं, मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने हराया था, उल्टा बोल दिया हम। तो जो आपका इंडो यूनानी शासक होता है, यानी कि हिंद यूनानी शासक जो होता है ये मिनांडर, तो मिनांडर को कौन हराता है तो वो हराता है आपका पुष्यमित्र शुंग ने हराता है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, पतंजलि नहीं। तो पतंजलि जो है आपका पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। आगे देखिए भरूच का स्तूप का अगर की बात करें तो भरूच का जो स्तूप है वो आपका पुष्यमित्र शुंग ने ही स्थापना ये करवाया था। इसके अलावा देखिए शुंग वंश का अगर अंतिम शासक की बात करें तो वो रहता है आपका देवभूति, और देवभूति का जो हत्या है वो आपका 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर देता है। तो देवभूति का हत्या कौन किया, वासुदेव करता है, और वासुदेव कर देता है। उसके बाद जो मगध की गद्दी पे कण्व वंश की स्थापना कर देता है। तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव करता है। कण्व वंश का अगर हम लोग अंतिम राजा की बात करें तो वो होता है आपका सुशर्मा। कौन होता है, सुशर्मा। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कण्व वंश के बाद जो है आपका सातवाहन राजवंश स्टार्ट होता है, और सातवाहन राजवंश के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं डिटेल से। सातवाहन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर हम लोग चेदी राजवंश के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है भारत के ऊपर यमन जो है राज्यों का हमला, हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, इन सभी के बारे में हम लोग एक करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो पतंजलि है वो आपका पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था। तो हम सभी लोग जानते हैं अश्वघोष रहता है, वसुमित्र भी रहता है, पार्श्व भी रहता है, इसके अलावा चरक भी रहता है, नागार्जुन भी रहता है, जबकि विशाखदत्त नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है। तो कनिष्क का एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है रबतक, और रबतक अभिलेख में कौशाम्बी का जो है वो जिक्र नहीं मिलता है। श्रावस्ती, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख मिलता है। तो इसमें साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा का उल्लेख मिलता है। तो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा का उल्लेख मिलता है, श्री चंपा का, जबकि श्रावस्ती का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो है वो शिक्षा प्राप्त की थी। तो हम सभी को पता है कि चरक और जो आपका जीवक है ये दोनों जो है वो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, आयुर्वेदाचार्य होते हैं ये दोनों। तो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। कौन, तक्षशिला। तक्षशिला का इतिहास प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना है। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित होते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवेद जीवक, चाणक्य आदि यहीं से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो कौशल के जो राजा रहते हैं प्रसेनजीत, वो भी बिंबिसार का जो राजवेद होता है जीवक, जो कि चांडू प्रगोत को पांडु रोग से बचाता है, वो भी, और चाणक्य, ये सभी जो है वो तक्षशिला से ही विद्या यानी कि शिक्षा लेते हैं। ये पॉइंट बताना चाहिए।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, जिसकी जानकारी हम लोग कहाँ से मिलती है, तो जिसकी जानकारी जो है वो हम लोगों को आपका कहाँ से मिलता है, तो हम लोग जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इसके लिए उन्होंने जो है वो इनके लिए पतंजलि ने ही करवाया था, इसके लिए जो है अश्वमेध यज्ञ। और इसका जो जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलता है वो देखिए, इसका जो जानकारी है वो आपका अयोध्या के लेख से मिलता है। किसके लेख से, तो अयोध्या के लेख से। इसके अलावा देखिए पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एक आपका जो है स्तूप बनाया गया था, जो है आपका भरहुत का स्तूप। कौन सा, भरहुत का स्तूप। तो पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। उसके बाद इसने बृहद्रथ का वंश का हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। और अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 बार क्या करवाया था, तो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे। तो शुंगों के जो पूर्वज है मूलतः किस स्थान के थे, तो वो आपके उज्जैन के थे। ये MPPCC पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि वहीं से संबंधित, इसलिए हटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि शुंग वंश के बाद किस वंश जो है वो भारत पे आक्रमण करता है, मतलब राज करता है। तो हम लोग जानते हैं कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद जो है आपका जो है मौर्य वंश के बाद आपका आता है शुंग वंश। और फिर हम जानते हैं कि शुंग वंश के बाद जो है आपका कण्व वंश स्टार्ट होता है। तो शुंग वंश के बाद आपका कण्व वंश यानी कि ये स्टार्ट होता है। कण्व वंश का जो है कण्व वंश के बाद हम लोग जानते हैं कि आपका गुप्त वंश स्टार्ट होता है फिर से। कुषाण वंश की बात करें, सातवाहन वंश की बात करें, तो ये आपका साथ ही साथ टेम्परी जो है कंपेरेली चलते रहता है, समकालीन में चलते रहता है ये सब। तो शुंग वंश का अंतिम राजा की बात करें तो शुंग वंश का अंतिम राजा कौन होता है, तो वो होता है आपका कौन, तो शुंग वंश का जो अंतिम राजा है वो होता है आपका देवभूति। और देवभूति का हत्या करके वासुदेव जो है वो आपका कण्व वंश का स्थापना करता है। और कण्व वंश का भी अंतिम शासक जो होता है वो आपका सुशर्मा होता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो एक है आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसके बारे में याद रखिएगा। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है वो आपका वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता था। तो सातवाहन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सातवाहनों के बारे में हल्का सा हम लोग जिक्र करेंगे। तो सातवाहनों के बारे में हम लोग हल्का सा बाद में देखेंगे, अभी स्टार्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। तो सातवाहनों के बारे में हम लोग जानिए कि जब कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा होता है, तो कण्व वंश जब समाप्त होता है उसके बाद सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में ही सुशर्मा की हत्या करके, जो कण्व वंश का अंतिम शासक होता है सुशर्मा, तो सुशर्मा का हत्या कर देता है सिमुक। और सिमुक जो है सुशर्मा का हत्या करके सातवाहन वंश का स्थापना करता है 60 ईसा पूर्व में, यानी कि 60 BC में। सातवाहन वंश जो है वो आपका आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी जो है वो प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे जो है वो स्थापित किया था। तो सातवाहन जो है वो आपका आंध्र प्रदेश वाला इलाका में ये फैला हुआ था। आगे देखिए सातवाहन वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो वो रहते हैं आपके सिमुक, आपके रहते हैं सतकर्णी रहते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी रहते हैं, वशिष्ठी पुत्र रहते हैं, पुलमावी रहते हैं, और आपका यज्ञश्री सतकर्णी रहता है। तो ये सब सातवाहनी वंश का शासक है, 7-8 गो, ये आपको नाम पता होना चाहिए। सतकर्णी ने 2 बार अश्वमेध और 1 बार राजसूय यज्ञ करवाया था, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक ना। इसी तरह आपका जो है वो सतकर्णी ने भी 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। तो हम लोग सतवाहन वंश के बारे में और उसके बाद चेदी वंश के बारे में हम लोग कल की क्लास में हम लोग डिटेल से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अभी इसको बताने लग गया ना तो ये ख़त्म नहीं होगा अभी। तो केवल इतना याद रखिए कि जब हम लोग सातवाहन वंश की बात करते हैं जिसका स्थापना करता है सिमुक के द्वारा 60 ईस्वी में ही किया जाता है, तो सातवाहन वंश का एक राजा होता है आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी, वो आपका वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहलाता है। ठीक ना। तो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते हुए यानी कि चातुवर्ण यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था फिर से स्थापित किया है और वर्ण संकर यानी कि वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका है। इसी कारण इसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, यानी कि वर्ण व्यवस्था से बचा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि मौर्यों के बाद भारत में सबसे प्रभावी राज्य कौन सा था। तो मौर्यों के बाद आपका आता है थोड़ा समय के लिए शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश, और कण्व वंश के रिप्लेस करने के बाद आता है सुशर्मा का हत्या करने के बाद जो है वो आपका सिमुक जो है वो आपका ये सातवाहन वंश का स्थापना कर देता है। और सातवाहन वंश जो है वो आपका मौर्य काल के बाद एक बहुत बड़ा सा राज्य स्थापित कर देता है। सातवाहन के बारे में पता होना चाहिए। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य सातवाहनों का ही था, और पुराणों में इस वंश का जो संस्थापक है वो आपका सिमुक को कहा जाता है ना, जिसे कण्व वंश के जो राजा शिव शर्मा को जो है वो हत्या करके इसका वध करके वो वहाँ पे अपना जो है वो स्थापित किया था। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर
जो है वो 35 तक ही रहने देंगे। बाकी 35-36 को क्वेश्चन और बच गया, उसको हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। तो जो आपका मौर्योत्तर काल भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मौर्य काल को हम लोग भी 3 क्लास में कंप्लीट किया, उसी तरह मौर्योत्तर काल को भी 2 क्लास में पढ़ लेंगे। मौर्योत्तर काल में हम लोग थोड़ा सा शुंग वंश, थोड़ा सा कण्व वंश, थोड़ा सा सातवाहन वंश, थोड़ा सा चेदी राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग भारत के यमन राज्य के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है मौर्योत्तर काल में ही थोड़ा सा संगम युग के बारे में पढ़ते हैं, और संगम युग के पढ़ने के बाद जो है हम लोग मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग जो है गुप्त साम्राज्य की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये टॉपिक आज हम लोग यहीं रखते रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।